इस वक्त हम 2024 के चुनाव के परिणामों पर चर्चा करने के लिए जमा हुए हैं। तो हम ये समझते हैं, जमात इस्लामी हिंद ये समझती है कि 2024 के चुनाव के परिणाम ये असलन हेट पॉलिटिक्स के खिलाफ, नफरती सियासत के खिलाफ, फिरका परस्ती और सांप्रदायिकता के खिलाफ जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं और इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके मिसयूज के खिलाफ हिंदुस्तान के अवाम का मैंडेट है। और रूलिंग पार्टी की, अपोजिशन की, सारी पॉलिटिकल पार्टीज की ये जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस संदेश को, इस मैसेज को समझें और अपना एहतसाब करें, अपना इंट्रोस्पेक्शन करें। आप देखिए कि बीजेपी को दो बड़ी रियासतों में बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का नुकसान है, हम समझते हैं कि वो असलन सांप्रदायिकता के विरुद्ध संदेश है, फिरका परस्ती, हेट स्पीचेस के खिलाफ संदेश है, बुलडोजर पॉलिटिक्स के खिलाफ संदेश है, समाज को बांटने, मजहब की बुनियाद पर तकसीम करने, कम्युनिटी की बुनियाद पर तकसीम करने, कम्युनिटीज को स्टेरियोटाइप करने, जनरलाइजेशन, उनके लिए लेबल्स रखने, नाम रखने, ये घुसपैठिए हैं और इनके बच्चे ज्यादा हैं, फला फला। तो ये सब जो इलेक्शन में होता रहा है, तो उत्तर प्रदेश के रिजल्ट्स उसके खिलाफ अवाम का मैंडेट है, अवाम का संदेश है। उसी तरह महाराष्ट्र को जो संदेश है, हम समझते हैं कि वो जोड़ तोड़ की सियासत, अपोजिशन पार्टीज को तोड़ना, ईडी के जरिए उनको धमकाना, उन पर प्रेशर बिल्ड करना और जोड़ तोड़ कर अपनी हुकूमत बनाना, ये सब जो कोशिशें होती रही हैं, महाराष्ट्र के अवाम ने उसके खिलाफ आवाज बुलंद की है, उसके खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इस इलेक्शन के परिणाम के जरिए, रिजल्ट के जरिए डिक्लेयर किया है। तो हम भारत के अवाम को इस इंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन पर मुबारकबाद पेश करते हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को दावत देते हैं कि वो इस मौके पर अपना सीरियस इंट्रोस्पेक्शन करें। जहां तक रूलिंग पार्टी का ताल्लुक है, हम समझते हैं कि उनको एक और मौका मिला है गवर्नमेंट का, लेकिन स्ट्रॉन्ग संदेश के साथ मिला है, मैसेज के साथ मिला है। लोगों ने अवसर तो दिया है, लेकिन साथ ही एक जबरदस्त वार्निंग भी दी है। तो प्राइम मिनिस्टर को, उनकी कैबिनेट को और रूलिंग पार्टी को ये मैसेज समझना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और आने वाले ज़माने में ज़्यादा इंक्लूसिव, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और अवाम के एस्पिरेशंस के मुताबिक गवर्नेंस करने की कोशिश करेंगे। जोड़ तोड़ की सियासत और तफरीक की सियासत, नफरत की सियासत, ये हिंदुस्तान में नहीं चल सकती। इस मैसेज को कम से कम हमारी इन पॉलिटिकल पार्टीज को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। हम यह समझते हैं कि ये मैसेज साथ ही क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ भी मैसेज है कि ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज जिसके नतीजे में मुल्क की दौलत चंद हाथों में मरकूज हो जाती है और अवाम का बड़ा तबका महरूम रह जाता है, अवाम ने इसके खिलाफ भी अपने गम और गुस्से का इजहार किया है। तो हमारी रूलिंग पार्टी को, प्राइम मिनिस्टर को, उनकी कैबिनेट को ये मैसेज भी समझना चाहिए और आने वाले दिनों में ऐसी पॉलिसीज इख्तियार करनी चाहिए जिसके नतीजे में समाज के कमजोर लोग, पिछड़े हुए लोग, दलित, पसमानदा तबकात, माइनॉरिटीज, इन सब की भलाई हो, इन सब का कल्याण हो, इन सब को ऊपर उठाया जा सके और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो विजन है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का विजन, वेलफेयर का विजन और ब्रदरहुड का, इक्वालिटी का, सोशल जस्टिस का विजन, उस विजन के मुताबिक गवर्नेंस इस मुल्क को प्रोवाइड की जाए। यही इस मुल्क के अवाम का, यहाँ के इलेक्टोरेट का असल मुतालबा है। उसी तरह हमने इस प्रेस नोट में अपोजिशन पार्टीज को भी और जो अलाइज हैं बीजेपी के एनडीए में, उनको भी खास तौर पर एड्रेस किया है। तो हमारा मुल्क अब 10 साल के बाद दोबारा कोalition पॉलिटिक्स के इरा में दाखिल हो रहा है
तो इस सिचुएशन में एनडीए की जो अलाई पार्टीज हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम समझते हैं कि भारत के इलेक्टोरेट ने, राय दहिंदों ने इन अलाइस पर यह जिम्मेदारी डाली है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि वो हुकूमत की निगरानी करें और हुकूमत को सांप्रदायिकता, फिरका परस्ती, नफरत, जोड़ तोड़ और एजेंसीज के गलत इस्तेमाल, धमकी, लालच, ये सब जो टैक्टिक्स वो इख्तियार करते आ रहे हैं, उससे बचाएं, उससे रोकें और एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बने हुकूमत में और हर गलत पॉलिसी पर रोक लगाने के लिए एक ब्रेक का काम करें। हम समझते हैं कि यही दायित्व, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत के इलेक्टोरेट ने इन अलाइंस को, एनडीए की अलाइंस को सौंपी है और ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो किसी भय के बगैर, किसी खौफ के बगैर, प्रेशर में आए बगैर अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करें। उसी तरह अपोजिशन पार्टीज, अगरचे कि उनको पहले के मुकाबले में उनके नंबर्स बड़े हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये उनके लिए भी इंट्रोस्पेक्शन का मौका है, जहां बाज अपोजिशन लीडर्स बहुत ही इंथुजियाज्म के साथ, हौसले के साथ, करेज के साथ उन्होंने इलेक्शन की मुहिम में हिस्सा लिया। वहीं हमने देखा कि अपोजिशन के एक बड़े हिस्से में बहुत सर्दमोहरी थी और एक तरह से मायूसी की कैफियत थी। जिस जोश जज्बे के साथ उनको आगे आना चाहिए था, उसकी कमी हमने महसूस की। खुद यहाँ दिल्ली में जहाँ हम बैठे हुए, यहाँ भी हमको ये महसूस होता है कि अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को जिस तरह इलेक्टोरेट से कंटेक्ट करना चाहिए था, जिस तरह मुहिम चलानी चाहिए थी, उसमें बड़ी कमी महसूस हुई। और ख़ास तौर पर अपनी वैल्यूज़ के सिलसिले में, सेकुलर वैल्यूज़ के सिलसिले में जिसका वो दावा करते हैं, उस पर जिस कमिटमेंट का उनको मुजाहरा करना चाहिए था और हर किस्म के रिलेक्टेंस और हेजिटेशन से हटकर जिस तरह बोल्डली सामने आने की ज़रूरत थी, उसका बहुत कम मुजाहरा हुआ। तो ये उनके लिए भी इंट्रोस्पेक्शन का मौका है कि अगर वो और ज़्यादा हौसले के साथ, जुर्रत के साथ और इंतुजियाज़म के साथ इस मुहिम में हिस्सा लेते तो शायद उनकी ताकत और ज़्यादा बढ़ती। उसी तरह हमने यहाँ पर जो हुकूमत की एजेंसीज हैं और इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए भी हमने कुछ बातें इस प्रेस नोट में नोट की हैं कि भारत के अवाम ने ये अपने इस मैंडेट के जरिए उनको भी मैसेज दिया है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करें। उनका काम सिर्फ अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के अहकाम के मुताबिक चलना नहीं है, बल्कि असलन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करना उनका काम। इलेक्शन कमीशन का जो रोल रहा, जिस तरह हेट स्पीचेस के खिलाफ बार बार कंप्लेंट्स पर भी वो खामोशी उसने इख्तियार की, हम समझते हैं कि ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। और हमने ये अपने इस मतालबे को यहाँ दोहराया है कि इलेक्शन कमीशन और इस तरह की जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें जो अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है वो सरकार से आज़ाद होना चाहिए। सिर्फ हुकूमत का, सरकार का उस पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इस ज़रूरत का और गोया दोबारा एहसास इस इलेक्शन के नतीजे में और इलेक्शन कमीशन के रोल के नतीजे में पैदा हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, सीबीआई हो, इन सबको इंडिपेंडेंटली अपना रोल अदा करना चाहिए। ये भी मैसेज वोटर्स ने इस इलेक्शन के जरिए डिलीवर किया है। हम समझते हैं कि इस इलेक्शन के असल हीरो वो सिविल सोसाइटी है, इस मुल्क के गरीब अवाम है। यहाँ के किसान, मजदूर, आम शहरी और स्टूडेंट्स, यूथ और ख़वातीन और उनकी ऑर्गेनाइजेशंस और मुख्तलिफ माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब ने जो रोल प्ले किया है और जिस तरह डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ने तो दबाव में काम किया है, उनके अंदर तो डर और हिचकिचाहट महसूस होती थी, लेकिन सिविल सोसाइटी ने बहुत ही बोल्डली, बहुत हिम्मत के साथ, बहुत करेज के साथ आगे आकर अवाम के ज़मीर को बेदार किया और उनके अंदर पॉलिटिकल शऊर पैदा किया। हम समझते हैं कि असल मुबारकबाद के मुस्तहिक सिविल सोसाइटी और इस मुल्क के गरीब अवाम हैं। और हम उनको ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि अभी उनका काम मुकम्मल नहीं हुआ है। हुकूमत के कामों की निगरानी करना और मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को जिंदा करने के लिए उनकी जद्दोजहद जारी रहनी चाहिए। उसी तरह भारत के आम आवाम से भी हम ये अपील करते हैं कि एक मैच्योर डेमोक्रेसी में वोटर का काम वोट देने के बाद खत्म नहीं हो जाता, बल्कि इलेक्टेड गवर्नमेंट की निगरानी और उसको सही रास्ते पर कायम रखने का काम भी वोटर्स का काम है। तो ये काम हम सबको, भारत के अवाम को मिलजुल कर अंजाम देते रहना चाहिए।
जहां तक जमात इस्लामी हिंद का ताल्लुक है, हमारी पॉलिसी हमेशा यही रही है। पिछली दफा भी बार बार हमने इसका इजहार किया है और आज भी इजहार करते हैं कि हुकूमत के जो अच्छे इक़दाम होंगे, अवाम की भलाई में जो काम किए जाएंगे, हम उसकी तायीद करेंगे, उसका सपोर्ट करेंगे। और जो गलतियां हुकूमत करेगी, गलत पॉलिसीज इख्तियार करेगी, उसके खिलाफ हम हुकूमत पर सख्त तनकीद करने और मुखालफत करने से भी कभी बाज नहीं आएंगे। ये रोल हमने माजी में भी प्ले किया है, आइंदा भी प्ले करते रहेंगे। और हम तमाम जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे भी इसी रोल की तवक्को रखते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये कुछ ब्रीफ बातें थी, तफसील इस नोट में मौजूद है। अब इस पर अगर कोई सवाल आपके जहन में है तो उसका इस्तकबाल है, इंशाल्लाह मैं भी जवाब दूंगा और हमारे और दोनों जिम्मेदारान वो भी इंशाल्लाह इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। शुक्रिया। अमीर साहब, एक सवाल ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि जो गठबंधन के बड़े दो दल है, चाहे टीडीपी हो या जेडीयू हो, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है क्योंकि उनके सहारे सरकार टिकी है, ये जो नई सरकार बनने जा रही है। जो ऐसे इश्यूज़ है जो यूसीसी, सीए, इस तरह के जो मामलात थे जिनको लेकर घोषणा पत्र में भी जिक्र है बीजेपी का, इन तमाम मामलों में आप इन दोनों पार्टी से, क्योंकि इनकी छवि सेकुलर मानी जाती है, टीडीपी हो या जेडीयू हो, इनसे किस तरह की तवक्कुआत आपको है? बहरहाल इनसे हम यही तवक्को रखते हैं कि वो ऐसे सारे मामलात में जो मुल्क के अवाम के एस्पिरेशंस के खिलाफ हैं या मुल्क के किसी भी सेक्शन के लिए इनजस्टिस जिसके नतीजे में होता है, तो ऐसे मामलात में इन दोनों पार्टियों को उसकी मुखालफत करनी चाहिए। ऐसे काम हरगिज होने नहीं देना चाहिए। अब ये सरकार बीजेपी की सरकार नहीं है, बल्कि एनडीए की सरकार है। और शायद ये बात एनडीए के पार्टनर्स ने भी कही है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए और उसकी बुनियाद पर सरकार चलनी चाहिए। तो टीडीपी और जेडीयू का मैनिफेस्टो भी हमारे सामने है, जिसमें उन्होंने इंक्लूसिव पॉलिसीज की बात कही है, जिसमें सबके साथ इंसाफ की बात कही है, ऐसे सारे डिवाइसिव जो एजेंडा है उसकी मुखालफत करने की बात कही है। तो जो गवर्नमेंट का एजेंडा हो वो इन सब के कंसेंसस से बनना चाहिए और बीजेपी का जो डिवाइसिव एजेंडा है उसकी इनको मुखालफत करनी चाहिए। यही हम तवक्को रखते हैं और उसके लिए हम बराबर इन पर दबाव बनाए रखेंगे। सर, इलेक्शन कैंपेन के दौरान जिस तरह ये लोग नफरत की बातें करते थे, जो सेकुलर जहन वाले हैं वो, खासतौर पर जो मुसलमान है वो बहुत मायूस थे, वो टेंशन में रहते थे, पता नहीं ये लोग आ गया तो क्या करेगा क्या करेगा। तो अब जो रिजल्ट आए हैं तो जमात मुसलमानों को खास तौर पे क्या मैसेज देना चाहेगी? इस वाले रिजल्ट से मुसलमानों को क्या समझना चाहिए, ऐसे क्या हालात बनने वाले हैं मुल्क में? देखिए, मुसलमानों को और मुल्क के तमाम शहरियों को ये समझना चाहिए कि सांप्रदायिकता, फिरका परस्ती ये हिंदुस्तान के मिजाज के खिलाफ है। यहाँ ये ज्यादा दिन चल नहीं सकती, सांप्रदायिक एजेंडा ज्यादा दिन नहीं चल सकता। तो ये होप, ये उम्मीद इलेक्शंस के रिजल्ट्स ने भी पैदा की है कि अगर हम संजीदगी से यहाँ के अवाम तक जाएं, उनको सच्चाई बताएं और उनको पॉलिटिकल पार्टीज के ट्रैप से निकालने की कोशिश करें, तो लोग आपकी बात पर रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार हैं। तो हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, मुसलमानों की भी और मुल्क के तमाम इंसाफ पसंद शहरियों की, कि वो इस रिजल्ट से अपने हौसलों को बढ़ाएं, मायूसी खत्म करें और मुल्क के अवाम के ज़मीर को बेदार करने की कोशिश जारी रखें। आपका यूसीसी पर क्या स्टांस रहेगा? जी, ये स्टैंड तो बार बार हम पेश करते रहे हैं कि हम समझते हैं कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में एक मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में लोगों की मर्जी के खिलाफ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश ये गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के खिलाफ है, वैल्यूज के खिलाफ है और यहाँ के मिजाज के खिलाफ है। हमारे मुल्क में जो मुख्तलिफ तहजीबें और रहन सहन के जो मुख्तलिफ तरीक़े हैं उनका एहतराम, डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट ये होना चाहिए। तो इसलिए चूंकि अभी मुल्क के अवाम की बहुत बड़ी तादाद इसको सही नहीं समझती, इसलिए इस मौके पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना हम उसकी शिद्दत से, सख्ती से मुखालफत करते हैं। सर, इस बार अपोजिशन को उनकी सीटें बढ़ी हैं और खासतौर पर जैसे आपने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की बात की, वहाँ पे माइनॉरिटीज मुस्लिम्स ने एक तरफा वोट किया है। बट 2014-19 के मुकाबले देखें तो इस बार टिकट देने में मुस्लिम्स को कम टिकट दिया है अपोजिशन ने, और इसका नतीजा ये हो रहा है कि धीरे धीरे पार्लियामेंट में उनका जो प्रतिनिधित्व है वो कम हो रहा है।
ये बात सही है कि पार्लियामेंट में जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो रहा है। सबसे ज़्यादा तो वो 1980 में था और 2014 में बहुत कम हो गया था, लेकिन 2019 और 2024 में थोड़ा वो रिटेन हुआ है। अब तकरीबन 24 लोग हैं। अब जहाँ तक ये रिप्रेजेंटेशन का ताल्लुक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज अपने एमपीज को बात करने का और अपने ख्यालात पेश करने का, हुकूमत पे तनकीद करने का कितना हक देती हैं। आपने देखा कि कंवर दानिश अली जो बीएसपी में थे, जब वो अपनी बात पेश करते थे तो पेश करने के नतीजे में उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो सिर्फ ये समझना कि रिप्रेजेंटेशन बढ़ने से पूरी बात हो जाएगी, ये सही नहीं है। रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, लेकिन असल उससे बढ़कर क्वालिटी रिप्रेजेंटेशन हो और तमाम पार्टियों के अंदर एक एजेंडा सेट हो कि इस मुल्क को हम कैसा देखना चाहते हैं और इस मुल्क में खुद मुसलमान इस पॉलिटिक्स में अपना क्या रोल प्ले करना चाहते हैं। तो उस एतबार से बहुत मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लोग थे तब भी ऐसा कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं पाया। जब उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के फसादात हुए, उस वक्त जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसमें 60 एमएलए मुसलमान थे, लेकिन वो 60 लोग भी वहाँ कोई अपनी बात ताकत से पेश नहीं कर सके। इसलिए सिर्फ तादाद बढ़ना ही असल नहीं है। असल ये है कि जो लोग उसमें हैं उनमें कमिटमेंट हो, विज़न हो, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो और वो दूसरी पार्टियों को कन्विंस कर सकें कि क्या सही है क्या गलत है। तो एक बड़ा काम है। इसलिए हमको भी अफसोस है कि नंबर कम है, नंबर बढ़ना चाहिए, लेकिन सिर्फ नंबर बढ़ना मसले का हल नहीं है, बल्कि एक एजेंडा सेट होना चाहिए, उसके मुताबिक काम। सर, इसी से जुड़े एक सवाल है कि पूरी मुहिम के दौरान अपोजिशन पार्टियों ने ख़ास तौर से मुसलमानों का नाम नहीं लिया, अपने स्टेट पर मुसलमानों को आने नहीं दिया। तो क्या आपको ये लगता है कि इतनी बड़ी जीत के बाद उनके इस रवैये में तब्दीली आएगी? और उनके इस रवैये में तब्दीली के लिए क्या आप किसी तरह की कोई दबाव वाली पॉलिसी बनाएंगे? आपको ये एहसास है? बहरहाल ये तो हमने लिखा है, मैंने भी अर्ज किया कि सेकुलर पार्टी का जो अपोजिशन पार्टीज है उनका जो रिलेक्टेंस रहा है और अपने वैल्यूज के सिलसिले में जो एक तरह से हेजिटेशन, रिलेक्टेंस या लो कॉन्फिडेंस के रवैये का इजहार रहा है, हम समझते हैं कि इससे उनको नुकसान हुआ है। और अगर वो और ज़्यादा बोल्डली आते, अपने वैल्यूज़ के सिलसिले में कमिटमेंट का मुजाहरा करते, वो एक पॉइंट है जो आप जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि मुस्लिम इश्यूज़ पर भी उनका मौक़िफ़ क्लियर होना चाहिए। उसी तरह और भी बहुत से पॉइंट्स हैं कि जितने कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं, ऐसे इश्यूज़ पर जो सेकुलर पार्टीज़ का जो रिवायती मौक़िफ़ रहा है वो बहुत वजाहत के साथ और बोल्डली कॉन्फिडेंस के साथ आने की ज़रूरत थी, वो नहीं आ सका, उससे उनको नुकसान हुआ है। तो जो इंट्रोस्पेक्शन की हमने दावत दी है अपोजिशन पार्टीज को, उसमें अहम पॉइंट यही है कि अपने उसूलों पर वो और ज़्यादा वजाहत के साथ सामने आएँ और उस पर किसी किस्म के डर का या दबाव का मुजाहरा न करें। आइंदा उसी की हम तवक्को रखते हैं। हम समझते हैं कि ये मैसेज उनको डिलीवर हुआ है और इससे उनको सबक लेना चाहिए। कोशिश करेंगे हम भी कि उनको फॉलो करें और ये मैसेज उनको समझाएं। असल में वो ये समझते हैं कि ये मजबूरी है मुसलमानों की कि वो हमारे अलावा जाएंगे कहाँ। ठीक, तो उनकी हमारी इस मजबूरी को ख़त्म करने के लिए क्या कोई एक्शन प्लान बनाना चाहिए कि हम किसी की जो है मजबूरी, उनकी तो हम हैं लेकिन हमारी मजबूरी क्या है, ये ख़त्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि हम जाएंगे कहाँ? ठीक है, अभी तो ये एक फेज है हमारे डेमोक्रेटिक हिस्ट्री का। तो इस फेज में अब इस वक्त तो असल प्रायोरिटी ये है कि फ़िरका परस्ती को, नफरत को और तफरीक के एजेंडे को कमज़ोर किया जाए। असल प्रायोरिटी इस वक्त ये है। ये मसला हल होगा तो फिर उसके बाद दूसरे मसाइल की बात आएगी। तो ज़ाहिर है कि सियासत तो स्टेप बाय स्टेप मरहलावार चलती है। एक ही दिन में सारे
सारे मकासद हासिल नहीं होते। जी, एक सवाल है मेरा, अयोध्या से बीजेपी का हार जान जरा ये जो बात चल रही थी इसमें एक बात मुझे ये कहना है कि ये बात सही है कि एक हेल्दी और मजबूत डेमोक्रेसी की अलामत होनी चाहिए कि उसमें जितने तबकात हैं, जितने ग्रुप्स हैं सोसाइटी में, उन सब का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन उनकी आबादी के मुताबिक हो। ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी की अलामत है। मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है इस बार यकीनन बहुत कम है, 4.4% है। 14% पॉपुलेशन है माइनॉरिटीज़ की। तो ये अफसोस की बात है और चिंता की बात है, इसको इम्प्रूव होना चाहिए। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि मुसलमानों ने ख़ास तौर से एक बहुत बड़ी मेच्योरिटी को यहाँ सामने रखा है और वो ये कहा कि इसको असर्ट करने के बजाय, रिप्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के बजाय इस बात को असर्ट किया है कि मुल्क के सामने इस वक्त जो बड़ा ख़तरा है कि डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन ख़तरे में है, फ़िरका परस्ती की तरफ मुल्क बढ़ रहा है, डिक्टेटोरियल रवैये की तरफ मुल्क बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को, जो रिप्रेजेंटेशन का मसला है, इसको उतनी अहमियत न देते हुए इस वक्त बड़े ख़तरे को सामने रखते हुए उन्होंने बहुत मेच्योरिटी का मुजाहरा किया है। सर साहब, एक सवाल है मेरा, अयोध्या से बीजेपी के हार जाना आपकी नज़र में आप कैसे देखते हैं उसको? दूसरा, जिस तरीके से पूरे इलेक्शन के अंदर सिर्फ मजहबी नारे गूंजे, मंचों से सिर्फ हिंदू मुसलमान मुगल पाकिस्तान यही हुआ, आपको क्या लगता है कि अयोध्या में आपका क्या सोचना है, अयोध्या से बीजेपी का हारना? वो तो मैंने अर्ज किया कि उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ है, उससे सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही डिलीवर हुआ है कि फिरका परस्ती की सियासत, नफरत की सियासत, डिवीजन की सियासत, मंदिर मस्जिद की सियासत, इससे लोग बेजार आ गए हैं और वो अब डेवलपमेंट और लोगों की तरक्की, उनके रियल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, इस पर मरकूज सियासत देखना चाहते हैं। यही सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज उन्होंने दिया। सर, अयोध्या में भी यही है। अयोध्या की एक सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है कि वहाँ मंदिर मस्जिद की सियासत गुज़िश्ता 30 साल से 40 साल से बीजेपी गर्म किए हुए है और उसको इलेक्शन का एक अहम इश्यू भी बनाने की कोशिश की गई और ये भी समझा गया कि 2024 में इस बुनियाद पर लोग वोट देंगे, जिताएंगे और जीत का एक आसान रास्ता होगा। लेकिन अयोध्या में शिकस्त से यह मालूम होता है कि अवाम ने इस नुक्ते नज़र को मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि मंदिर मस्जिद की सियासत हमको नहीं चाहिए। अयोध्या नहीं बल्कि और भी कई ऐसे सिंबॉलिक कॉन्स्टिट्यूंसी से, बंसवाड़ा जहां प्राइम मिनिस्टर ने खास बयान दिया था, कंट्रोवर्शियल बयान, वहां उनको शिकस्त हुई है। और कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी? हाँ, गुजरात में भी, गुजरात की जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया था वहां उनको शिकस्त हुई है। तो ये जो सिंबॉलिक मैंडेट्स कई जगह मिले हैं वो खास मैसेज डिलीवर करते हैं। जरूरत इस बात की है कि रूलिंग पार्टी इन मैसेजेस को समझे और आपकी भी, मीडिया की भी ये जिम्मेदारी है इस मैसेज को उनको समझाएं। अच्छा सॉरी, ये मीडिया की बात मैंने नहीं कही है, वो भी हमने लिखी है इसमें कि मीडिया का जो रोल रहा है, मीडिया के एक बड़े सेक्शन का, उस एक सेक्शन ने तो बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। आपसे भी ये उम्मीद है यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया होगा। लेकिन मीडिया के एक बड़े सेक्शन ने जिस तरह का रोल प्ले किया है, जिस तरह रूलिंग पार्टी के इलेक्शन कैंपेनर बनकर हमारे टीवी चैनल सामने आए हैं और ख़ास तौर पर एग्जिट पोल्स में जिस तरह धांधली की गई और भारत के अवाम के साथ धोखा किया गया, तो हम समझते हैं कि वो मीडिया का बहुत ही भयानक चेहरा, बहुत ही गंदा रूप वो पूरी दुनिया के सामने आया है। तो मीडिया के इन ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। ये उनके खिलाफ भी मैंडेट है, अभी भी उनके लिए मौका है कि वो सबक हासिल करें, अपने रवैयों को दुरुस्त करें। मीडिया का रोल जमहूरियत में एक इंडिपेंडेंट कॉन्शियस मेकर, ज़मीर, कहा जाता है कि सोसाइटी का ज़मीर है मीडिया, तो उन्हें अपने इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट और ट्रुथ फ्रेंडली, हकीकत फ्रेंडली रोल को दोबारा रिवाइव करना चाहिए। सर, दिल्ली में आपको क्यों लगता है कि एक भी सीट नहीं आ पाई अपोजिशन की? मतलब यूपी में आ गई, महाराष्ट्र में आ गई, और दिल्ली में ऐसा क्या फैक्टर रहा? हम समझते हैं कि उसका बड़ा सबब अपोजिशन ही की कमजोरी है।
अपोजिशन ही की कमजोरी है। मैंने इशारा किया कि खुद यहाँ जिस जगह हम रहते हैं, यहाँ हमने देखा कि कोई कैंडिडेट यहाँ बहुत से इलाकों में गया भी नहीं, लोगों से मुलाकात भी नहीं हुई। यहाँ हमारे इलाके में कोई बड़ा जलसा अपोजिशन पार्टी के कैंडिडेट का नहीं हुआ। तो अपोजिशन पार्टीज का जो बहुत ही सुस्त रवैया रहा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी जो जाहिर हुई, और अवाम के रियल इश्यूज पर जिस बोल्ड तरीके से हौसले और जुर्रत के साथ उनको आगे आना चाहिए था, उसमें जो कमी रही है। तो मुल्क के और इलाकों की तरह दिल्ली में भी अपोजिशन की कमजोर परफॉर्मेंस का हमारे ख्याल में एक अहम सबब यह है। सर मलिक साहब और आप एक सवाल सर, एक सवाल भाई अलग अलग बात कर लो, आ जाओ। टाइम लेंगे। एक सवाल है मेरा, अमीर साहब से एक सवाल है। मेरा सवाल ये है कि अभी थोड़ी देर पहले माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन पर डिस्कशन हुआ, तो आपने कहा कि क्वालिटी एलिमेंट आ नहीं सकता, आप 25 और 50। एक दूसरा इसके इतर एक और सवाल है कि दूसरी जो माइनॉरिटी बेस्ड पार्टियां हैं, चाहे MIM हो चाहे IUML हो, जमात क्या इस तरह की पार्टियों का समर्थन करती है या ये मानती है कि इनको भी मतलब फेवर करना चाहिए? तो क्या स्टैंड है इन दोनों पार्टियों या माइनॉरिटी बेस्ड पार्टियों को? मैं देखिए, सारी पार्टियों के सिलसिले में हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि जो उनके अच्छे काम होंगे उनको हम सपोर्ट करेंगे, जो उनकी गलतियां होंगी उस पर हम क्रिटिसिज्म करेंगे। ज़ाहिर है, हम खुद एक हमारी अपनी एक आइडियोलॉजी है, हम खुद एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हम टोटल सपोर्ट या उसका टोटल अपोज हम नहीं करते। हम उसूलों की बुनियाद पर जो उनकी बातें सही होंगी उसका हम सपोर्ट करते हैं, जो बातें गलत होंगी उसकी हम मुखालफत करते हैं। माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा कैसे? माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ना चाहिए, ये बात आई है, और ये मैं समझता हूं कि ये भी मैसेज डिलीवर हुआ है इस इंतखाब के जरिए, इस इलेक्शन के जरिए। कि आप देखिए कि जो विनिंग परसेंटेज वो मुस्लिम कैंडिडेट्स का बहुत ज्यादा है। अगर आप बंगाल में देखेंगे तो वहां उन्होंने 6 लोगों को टिकट दिया, 5 लोग जीते हैं। समाजवादी पार्टी ने 5 लोगों को टिकट दिया, 4 लोग जीते हैं। तो उनका जो ओवरऑल विनिंग परसेंटेज है उसके मुकाबले में कहीं ज्यादा मुसलमानों का विनिंग परसेंटेज है। तो इस 4 को दिया, 4 के 4 जीते हैं, 100% है। तो इसका मतलब यह है कि पार्टीज टिकट ही बहुत कम दे रही है। इससे ये मालूम होता है कि जो उनका ओवरऑल विनिंग परसेंटेज है उससे कहीं ज्यादा मुसलमानों का विनिंग परसेंटेज है। तो इससे मालूम होता है कि टिकट देने में उनका काफी रिलेक्टेंस है। तो ये उनको मैसेज डिलीवर हुआ है कि अपने टिकट देने में भी वो माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को भी टिकट दें, और अगर वो देंगे टिकट तो वो जीतने की सलाहियत रखते हैं। जी ठीक।